हिस्ट्री क्लास 28 इतिहास के पूरे क्लास को हम संक्षिप्त में पढ़ रहे हैं। आज क्लास 28 को पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम मौर्य वंश को पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। मौर्य वंश के अंतिम शासक वृहद्रथ थे। यह बिल्कुल अयोग्य थे। यह हर काम के लिए सेनापति को बुलाते थे। सेना का निरीक्षण करते समय इनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग, जो कि ब्राह्मण थे, उन्होंने वृहद्रथ की हत्या कर दी और इधर ही मौर्य वंश का अंत हो गया और शुंग वंश की शुरुआत हो गई। मगध पर कुल 7 वंशों ने शासन किया था, जिसमें 4 हम पढ़ चुके हैं। पहला हर्यंक वंश, दूसरा शिशुनाग वंश, तीसरा नंद वंश और चौथा मौर्य वंश। अब आगे 5वां शुंग वंश। इस वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। यह मध्य प्रदेश के विदिशा से थे। यह मगध के नहीं थे, इसलिए इन्हें गैर क्षेत्रीय शासक भी कहते हैं। इन्हें सबसे ज्यादा नफरत बौद्ध धर्म से था। इन्होंने हजारों बौद्ध स्तूप को तोड़वा दिया था। बौद्ध धर्म की सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाने वाले पुष्यमित्र शुंग थे और एक बंगाल के शासक शशांक थे। मध्य प्रदेश के बरहूत स्तूप की खिड़कियों का पुष्यमित्र शुंग ने ही मरम्मत करवाया था। सांची स्तूप का भी मरम्मत इन्होंने ही करवाया था। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराया था, जिसमें एक अयोध्या में था। इनके दरबार में उपरोहित पतंजलि थे। पुष्यमित्र शुंग के समय 2 यवन आक्रमण हुए थे और दोनों ही हार गए थे पुष्यमित्र शुंग के बेटे अग्निमित्र से। पहला डेमेट्रियस था और दूसरा मिनांडर। इनके समय 2 विदेशी यात्री आए थे। पहला मिनांडर, इन्हें नागसेन ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी और बौद्ध बना दिया। इस घटना की चर्चा मिलिंद पन्हो नामक पुस्तक में है। इस पुस्तक में नागसेन और मिनांडर की बौद्ध धर्म के ऊपर चर्चा है, जैसे भागवत गीता में कृष्ण और अर्जुन के बीच हुई थी। दूसरा हेलियोडोटस। हेलियोडोटस ने भागवत धर्म अपना लिया था। इसकी जानकारी गरुड़ ध्वज अभिलेख से मिलती है। यह मध्य प्रदेश के विदिशा में है। पुष्यमित्र शुंग के बेटे थे अग्निमित्र। यह भी योग्य थे, लेकिन इन्हें मालविका से प्रेम हो गया। कालिदास ने इनकी प्रेम कहानी पर एक पुस्तक लिख दी, मालविका अग्निमित्र। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। यहाँ तक हम पिछली क्लास में भी पढ़ चुके थे। अब आगे इस समय ही जातक ग्रंथ की रचना हुई थी। इसका संबंध बौद्ध धर्म से। अष्टाध्यायी की रचना भी शुंग वंश में ही हुई थी, पाणिनि के द्वारा। पतंजलि की महाभाष्य की रचना भी इसी समय हुई थी। इसी समय मनु ऋषि ने मनुस्मृति लिखा था। कलिंग में इस समय चेदी वंश का शासन था। ये लोग बदला लेना चाहते थे, क्योंकि सबसे पहले नंद वंश के महापद्म नंद ने यहाँ आक्रमण किया था और आधा से ज्यादा कलिंग पर अधिकार कर लिया था। उसके बाद अशोक ने यहाँ भीषण तबाही मचाया था। कलिंग युद्ध में बहुत ज्यादा लोगों की जानें गई थी और पूरी तरह से कलिंग को मगध में मिला लिया था। इस समय चेदी वंश में शासक का नाम खारवेल था। इन्होंने मगध पर हमला किया और शुंग वंश को हरा दिया। उसके बाद इन्होंने वो मूर्ति वापस ले ली जिसे महापद्म ने कलिंग से लाया था। खारवेल जैन धर्म को मानता था। इसी के साथ शुंग वंश यहाँ पे खत्म हो गया। अगला 6ठा कण्व वंश। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति के मंत्री वासुदेव ने उसकी हत्या कर दी और कण्व वंश की स्थापना की। वासुदेव पाटलिपुत्र का कण्व वंश का प्रवर्तक था। वैदिक धर्म एवं संस्कृति संरक्षण की जो परंपरा शुंगों ने प्रारंभ की थी, उसे कण्व वंश ने जारी रखा। इस वंश का अंतिम सम्राट सुशर्मन कण्व अयोग्य था। कण्व वंश का साम्राज्य वर्तमान बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश तक सीमित हो गया और अनेक प्रांतों ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इनके बाद नारायण और अंत में सुस्मी को सुसीम ने मार दिया और सातवाहन वंश की स्थापना कर दी। कण्व वंश के समय में ही ईसाई धर्म का प्रचार शुरू हो गया था। 7वां सातवाहन वंश। इसके संस्थापक सीमुख थे। इसकी राजधानी महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान के पास थी। यह आंध्र प्रदेश के गोदावरी नदी के पास थे। इस वंश का सबसे योग्य और बुद्धिमान शासक हाल था। इस वंश का सबसे योद्धा गौतमी पुत्र सतकर्णी था। इस समय शक शासक नहपाल गौतमी पुत्र सतकर्णी पर हमला करने आ गया। गौतमी पुत्र सतकर्णी ने नहपाल को बुरी तरह से हरा दिया। इसकी जानकारी नासिक के पास जोगलथम्बी नामक अभिलेख से मिलती है। यहाँ एक सिक्का मिला है जिसमें गौतमी पुत्र सतकर्णी तलवार लेकर खड़े हैं। नहपाल घुटने टेका हुआ है। गौतमी पुत्र सतकर्णी के बाद आए वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी। यह उतना योग्य नहीं थे। इनके ऊपर शक शासक रुद्रदामन ने हमला किया था और जीत गया था, लेकिन इन लोगों में वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया। रुद्रदामन एक योग्य शासक थे। इन्होंने अशोक के सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करवाया था और कहा था कि यहाँ पर लगभग 800 साल पहले मगध के शासक चंद्रगुप्त मौर्य आए थे और सरकारी खर्चे से सुदर्शन झील बनवाए थे। मैं रुद्रदामन इस झील का पुनः निर्माण करवा रहा हूँ। सातवाहन वंश मात्र शतात्मक था। इस समय सीसा का सिक्का चलता था। इन लोगों ने ब्राह्मणों को भूमि दान दिया था। सर्वाधिक भूमिदान गुप्त वंश ने दिया था।
सातवाहन वंश में वेतन के बदले भूमि दान देना शुरू किया गया, जिसे सामंती व्यवस्था कहा गया। इसमें समस्या यह थी कि भूमि देते देते राजा के पास ही कम भूमि हो जाती थी। इस कारण से सामंत ही राज्य पर कब्जा कर लेते थे। सातवाहन वंश के समय जमीन बहुत उपजाऊ थी। इस वंश के साथ ही मगध वंश खत्म हो गया। 4 विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत पर हमला किया था। पहला विदेशी आक्रमणकारियों में इंडो ग्रीक वाले आए। यह सुंग वंश के समय ही आ गए थे। डेमेट्रियस और मियांडर ये पुष्यमित्र सुंग के बेटे अग्निमित्र सुंग से हारे थे। दूसरा शक शासक गौतमी पुत्र शतकर्णी ने नहपाल को हराया था। नहपाल शक शासक ही थे। उसके बाद वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी को रुद्रदामन ने हरा दिया था और वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया था। यह रुद्रदामन भी शक शासक ही थे। इन्हें हिंद यूनानी कहते हैं क्योंकि ये यूनान से आए और हिंद पर हमला किए थे। ऐसा कहा जाता है कि भारत में लोगों को ज्योतिष भी हिंद यूनानी लोगों ने ही सिखाया था। सोना का सिक्का भी यूनानियों ने ही चालू किया था। इनके बाद तीसरा पहलव वंश आए और चौथा कुषाण वंश आए। इन्हें आगे की क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।